बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं, नाभिक, न्यूक्लियस। परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। न्यूक्लियस टॉपिक से लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस। नाभिक क्या होता है? तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश जिस बिंदु पर निहित होता है उसे ही हम लोग नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो वो नाभिक है। प्रयोगों द्वारा देखा गया, यहाँ पे नाभिक के संदर्भ में पूछा जाता है कि नाभिक का आकार कैसा होता है। तो हल्के नाभिकों का आकार गोलाकार होता है, गोली होता है। जब बहुत भारी नाभिक होते हैं तो वे अंडाकार के हो सकते हैं, एलिप्टिकल शेप में। बाकी सारे न्यूक्लियस जो हैं वो सर्कुलर शेप में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे नाभिक के संदर्भ में। पहले नाभिक में क्या क्या होता है उसको हम जान लें। जैसे कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस सर्कुलर होगा, उसका साइज सर्कुलर होगा। तो न्यूक्लियस के भीतर क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन। इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। नाभिक के भीतर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग को न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? न्यूक्लियॉनों की संख्या, न्यूक्लियॉनों की संख्या बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। n प्लस p की संख्या का योग ही न्यूक्लियॉनों की संख्या कहलाती है। ठीक, तो किसी नाभिक को जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो उसका सिंबल x है। जैसे किसी तत्व का सिंबल x है और यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी रहती है वो z, ऊपर लिखी रहती है वो a। ऊपर क्या लिखी रहेगी? a को हम लोग परमाणु भार कहते हैं और z को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। ये जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, ये z है। अब यही जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर। और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। अगर हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाए, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकाल देंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर a माइनस जेड। परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा दोगे तो ये आ जाएगी आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या, और a कहलाती है न्यूक्लियॉनों की संख्या। ये जो न्यूक्लियॉनों की संख्या n प्लस p लिखा है वो a से डिनोट करेंगे, ये न्यूक्लियॉनों की संख्या। तो किसी नाभिक के लिए, ठीक है, तो किसी नाभिक के लिए हम लोग यहाँ पर देखें, जिसे किसी तत्व का सिंबल x है, तो जो नीचे संख्या लिखी होगी वो परमाणु क्रमांक है, वही प्रोटॉनों की संख्या होगी और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जो ऊपर संख्या a लिखी है ये न्यूक्लियॉनों की संख्या है, यानी नाभिक के भीतर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। और जितने भी ये न्यूक्लियॉनों की संख्या से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहेंगे तो a माइनस जेड। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमसे कहा गया कि 13 एल्युमिनियम 26, यह 27 होता है, इसका परमाणु भार 27, 13Al 27। अब यहाँ पर ये है, इसमें प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, हमको आता है, लेकिन हम जब पेपर देने बैठते तो कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 13 संख्या दी गई है, जो नीचे लिखी रहेगी संकेत के, वही होगी प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर 13, और यही हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 13। और न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, A माइनस जेड। फार्मूला याद रखेंगे, A कितना है 27, तो 27 माइनस 13 बराबर 14। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 14, प्रोटॉनों की संख्या 13, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13। ये सबके समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आता है कि फर्मी ने जो है प्रयोगों के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया था। फर्मी ने बताया कि किसी भी नाभिक का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। फर्मी के अनुसार अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, फर्मी के अनुसार किसी नाभिक का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो किसी नाभिक का आयतन V, आयतन माने वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, A के हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर A क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या या परमाणु भार। न्यूक्लियनों परमाणु भार जितना बड़ा होगा उसका आयतन उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर V को, चूंकि नाभिक का आयतन कैसा होता है, गोलाकार, तो 4/3 पाई r क्यूब समानुपाती A, या r क्यूब बराबर 3a/4 पाई, ये प्रोपोर्शनल टू साइन लगा दो, 3a/4 पाई, या r प्रोपोर्शनल टू 3a/4 पाई की पावर 1/3। जब इधर का क्यूब हटेगा तो इधर 1/3 चला जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, यहाँ पर देखिए 1/3 a की पावर 1/3। ये क्लियर हो गया। r0 क्या है, r0 फर्मी नियतांक है। r0 क्या है, फर्मी नियतांक। r0 फर्मी नियतांक है जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये r0 की वैल्यू है। तो ये एक सूत्र बनता है नाभिक की त्रिज्या के संदर्भ में, r बराबर r0 a की घात 1/3। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे 1 नंबर का सवाल आता है या फिर इसका रिलेशन पूछा जाता है नाभिक की त्रिज्या के संदर्भ में कौन सा सही है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया जो बोर्ड में 3 नंबर में पूछा गया। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए किसी नाभिक का घनत्व उसके परमाणु भार पर निर्भर नहीं करता है। ये क्वेश्चन आया। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हमने आपको पढ़ाया कि किसी नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आपको ये जानना होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। बहुत माइनर अंतर होता है। तो
तो लगभग हम समान मान लेते हैं। इनके द्रव्यमान हमने समान मान लिए, माना कि इनका द्रव्यमान स्मॉल m है, इन दोनों के द्रव्यमान को क्या मान लिया कि स्मॉल m है। अब इस नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या क्या हो गई, a हो गई। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, नाभिक में आंसर इसका देखें, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या बराबर a, इसलिए नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M बराबर न्यूक्लियनों की संख्या गुणे प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान। प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान हमने कितना मान लिया है, स्मॉल m। ये स्मॉल m हमने प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान मान लिया है, तो यहाँ पर द्रव्यमान आ गया। नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन V बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इसलिए नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व रो बराबर m/v। तो m की जगह पर कितना लिख सकते हैं, m इंटू a अपान v की जगह पर 4/3 पाई r क्यूब। और चूंकि r बराबर किसके होता है, r0 a की पावर 1/3, तो यहाँ पर रो बराबर m इंटू a अपान 4/3 पाई, r की जगह पे रख देंगे r0 a की पावर 1/3 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लें, तो इक्वल टू इम्प्लाई दैट रो बराबर 3 टाइम्स ma अपान 4 पाई r0 का क्यूब a की पावर 1/3 की पावर 3, तो a हो जाए, a से a कट गया, इम्प्लाइज दैट रो इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे 3m अपान 4 पाई r0। यहाँ पे देखिए किसी नाभिक का घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यही हमको सिद्ध करना था। परमाणु भार पर निर्भर नहीं करता या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान संख्या। क्लियर हो गया। तो ये सवाल आपका बनेगा, ये 3 नंबर में आएगा आपका कि सिद्ध कीजिए किसी नाभिक का घनत्व उसके द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। तो आप कर ले जाओगे, सीधे सीधे आप कहोगे कि नाभिक के भीतर प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा न्यूक्लियनों की संख्या a है। तो नाभिक का कुल द्रव्यमान इतना हो गया, नाभिक का आयतन इतना हो गया, इसलिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, कभी कभी इसकी वैल्यू निकलवाते हैं कि रो की वैल्यू कितनी होगी, तो रो की वैल्यू भी आप निकाल के दे सकते हो। रो 3 इंटू m, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू होती 1.67 इंटू 10⁻⁻27। यही लगभग प्रोटॉन का, यही लगभग न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, बटे 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 की पावर 3। आप कैलकुलेट कर दोगे, तो जब जैसे ही कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर नाभिक का घनत्व तो आपका आंसर आ जाएगा। नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आप कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। हो जाएगी रो इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट जब इसको करेंगे तो इतना आंसर आएगा। क्लियर है एकदम। तो ये याद रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है अन्य पदार्थों के घनत्व से बहुत ज़्यादा होती है, तो आप आंसर दोगे किसी पदार्थ, जैसे हम बात करते हैं लोहे की, ठोस अवस्था में लोहे का घनत्व सबसे ज़्यादा माना गया है, स्टील का
7.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जबकि न्यूक्लियस का कितना है 2 इंटू 10⁻17, यानी 10⁻14 गुना ज़्यादा नाभिक डेंस है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम इसी चैप्टर से आते हैं, नाभिकों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस को देखें हम लोग, तो यहाँ पर देखें हम लोग, तो नाभिक को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। नाभिक को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। ये जैसे न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक को 3 पार्ट्स में बांट दिया, ऐसे ले लेते हैं। पहला हो जाएगा समप्रोटॉनिक। समप्रोटॉनिक को ही समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक यानी आइसोटोप। फिर दूसरा होता समभारिक, इनको कहते हैं आइसोबार। और तीसरे होते हैं समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन। ये 3 तरीके के न्यूक्लियस हैं। सबसे पहले हम आइसोबार की बात करेंगे, ये आइसोटोप्स की बात करेंगे। समस्थानिक, तो एक ही पदार्थ के वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, ये जेड। एक ही पदार्थ के वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान हो या प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 1H1, 1H2, 1H3। हीलियम की बात करेंगे 2He3, 2He4, ये समस्थानिक है। फिर हम बात करते हैं समभारिक आइसोबार की। ठीक है, वे नाभिक जिनके परमाणु भार समान हो, ऐसे नाभिक जिनके परमाणु भार समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। जैसे हम लोग आर्गन ले लेते हैं 18Ar40 और कैल्शियम ले लेते हैं 20Ca40। इसी तरीके से हम ट्राइटियम ले लेते हैं 1H3, हीलियम 2He3। ये सब क्या हैं, ये सब आपके समभारिक हैं, आइसोबार से। और उसके बाद आता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक के लिए हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग समन्यूट्रॉनिक कह देंगे। जैसे हम लोग कार्बन का एक लेते हैं 6C14 और दूसरा ले लेते हैं 8O16। इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 14 में 6 चले गए 8 आया, इसमें 16 में 8 चले गए 8 आया। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, तो आइसोटोन्स कहलाएंगे। दीज आर आइसोटोन्स, दीज आर आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। समझ में आया होगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पॉज कर लो।